direct tax, that is income from house property. Okay, so इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें देखिए हमारे पास जो सेक्शंस है वो सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक है। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी, ठीक है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड ऑफ इनकम आता है हमारा। इन डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम से हम सैलरी को, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारा हेड ऑफ इनकम है सैलरी, सैलरी से हम अपने जो हमारा सैलरी आता है उससे हम टैक्सेबल इनकम अपना कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है एचपी हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इससे जो टोटल इनकम आएगा, फॉर एग्जांपल सैलरी से हमारा कुछ टैक्सेबल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से आया, पीजीबीपी से आया, सीजी से आया, आईओएस से आया। इन सब को जब आप ऐड करते हैं तो आपका आता है ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम। इसके बाद हमें डिफरेंट डिडक्शंस मिलते हैं, उन सबको हम यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद हमारा जितना इनकम टैक्स हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22, सेक्शन 22 क्या है? ये जो है ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 22 इज दी चार्जिंग सेक्शन। इसमें बोला क्या गया है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appertaining thereto of which the assessee is the owner shall be taxable under the head income from house property। तो ये क्या बोल रहा है? The annual value of any property comprising, क्या होगा वो प्रॉपर्टी? Any building or land appertaining thereto of which the assessee is the owner shall be taxable under the head income from house property। यही हमारा सेक्शन 22 कहता है। तो यहां पे देखिए क्या क्या है? The annual value of any property comprising any building or land appertaining thereto of which the assessee is the owner shall be taxable under the head income from house property। ये जो एनुअल वैल्यू है ये हमें आगे चल के सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है कि एनुअल वैल्यू क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक एनुअल वैल्यू है जो हम सेक्शन 23 में देखेंगे। उसके बाद क्या आता है? प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या होगा? बिल्डिंग और एनी लैंड अपरटेनिंग देयरटू। तो देखते हैं बिल्डिंग्स में क्या क्या कंप्राइज करेगा। बिल्डिंग क्या हो सकता है? जैसे कुछ बिल्डिंग्स रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज होते हैं, गोडाउन्स और एनी अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस। तो बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो या फैक्ट्री का बिल्डिंग हो या फिर गोडाउन्स हो और एनी अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस शैल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। अब दूसरा जो था
वहां पे लिखा था एनी लैंड अपरटेनेंट देयर टू, लैंड अपरटेनेंट। अब भाई ये अपरटेनेंट क्या है? अपरटेनेंट कहने का मतलब है रिलेटेड टू। अच्छा, तो वो सारी लैंड जो बिल्डिंग से रिलेटेड होंगी वही हमारे इस सेक्शन में प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा। से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग से लैंड क्या क्या कनेक्टेड हो सकता है? गार्डन हो सकते हैं, है ना, आपका गैराज हो सकता है, एक्सेट्रा। तो यहां पे बिल्डिंग से कनेक्टेड वो लैंड होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 तक लाई करता है। सेक्शन 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। इसमें हमें बताया जाता है कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो चार्ज किस पे किया जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो कहता है कि द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? एनी बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या होगा? चाहे वो आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग है, गोडाउन से, एनी अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस है। एंड लैंड अपरटेनेंट, अपरटेनेंट मींस रिलेटेड टू, और एनी लैंड रिलेटेड टू दैट बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है उससे रिलेटेड जो लैंड होगी वही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल गार्डन, गैराज, एक्सेट्रा। तो यहां तक हमें चार्जिंग सेक्शन 22 यहां तक हमें क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में और एक पॉइंट था, प्रॉपर्टी एनी बिल्डिंग और एनी लैंड अपरटेनेंट देयर टू ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर। अच्छा, एसएससी ओनर होना चाहिए, दैट मींस टैक्स उसी पे लगेगा जो वो बिल्डिंग का ओनर हो। तो ओनरशिप के बारे में ये सेक्शन क्या कहता है आप जरा देखिए। ओनरशिप कैसा हो सकता है? एक तो होगा कि आपके पास लीगल राइट हो, क्या के लिए? टू रिसीव द रेंट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन। तो पहला पॉइंट है कि आपके पास लीगल राइट होना चाहिए, वो जो एसएससी होगा उसके पास लीगल राइट होना चाहिए वो रेंट को रिसीव करने के लिए, ऑफ विच ही इज इन द पोजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए। अच्छा, अगर किसी के पास सर सेल डीड नहीं है। सेल डीड क्या होता है? जब आपको कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो एक सेल डीड बनाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है फॉर एग्जांपल ए से बी को सेल किया है। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके पास वो सेल डीड नहीं है, तो क्या आप ओनर कंसीडर किए जाएंगे इस एक्ट में? हाँ। सो ये सेक्शन कहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड। अच्छा, और क्या है ओनरशिप में देखते हैं। तो जो ओनर है वो डीम्ड ओनर भी हो सकता है। अब ये डीम्ड ओनर क्या है ये हम आगे चल के सेक्शन 27 में देखेंगे, जो हमारा लास्ट सेक्शन है। अच्छा सर, एक चीज है, आप बताइए, अगर एक बिल्डिंग है, ये किसी जमीन पे खड़ा होगा, ये वो लैंड है। अब आपने आके इस बिल्डिंग को परचेज कर लिया। फ्लैट सिस्टम में यही होता है। आप क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ फ्लैट को या फिर एक ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग को आप खरीदते हैं। लैंड आपका ओनरशिप में नहीं आता है। तो लैंड जो है, फॉर एग्जांपल ए ने ये बिल्डिंग खरीदा, ये लैंड बी का है। अब बताओ, इस बिल्डिंग को अगर रेंट पे दिया जाए या फिर इससे कुछ इनकम आ रहा है ए को, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा या नहीं? तो देखो, ये जो हमारा सेक्शन है ये कहता है
कि जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग जिस जमीन पे खड़ी है वो जमीन का मालिक आप हो। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ द लैंड upon which the building stands। जरूरी नहीं कि वो बिल्डिंग के ओनर आप ही हो। अच्छा, और क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनरशिप जो है किसी प्रॉपर्टी का वो सिर्फ रेलेवेंट करेगा प्रीवियस ईयर का। ये देखा जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आप उसके ओनर थे या नहीं थे। असेसमेंट ईयर पे आप उसके ओनर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। से फॉर एग्जांपल 18-19 प्रीवियस ईयर है, यहां पे राम के पास एक बिल्डिंग था 18-19 में, इससे कुछ इनकम आई 5000 रुपीज रेंट के बेसिस पे। अब प्रीवियस ईयर 1920 में ये बिल्डिंग राम ने किसी और को बेच दिया। अब देखो प्रीवियस ईयर 18-19 में इसका जो ओनरशिप था वो राम के पास था, लेकिन 1920 में इसकी ओनरशिप जो है किसी और के पास चली गई है। अब इस केस में जब असेसमेंट ईयर आपका, यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या होगा 2021 और यहाँ पे 1920। तो 1920 में जब आप 18-19 का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि राम के पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन जिस ईयर पे इनकम को अर्न किया गया था दैट इज द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस ईयर में राम जो था वो ओनर था। सो इन दैट केस राम विल बी कंसीडर्ड एज ओनर and he will be liable for the tax under the head income from house property. So ownership relevancy is for only previous year, assessment year is not relevant. अच्छा सर, और एक देखते हैं पॉइंट क्या है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल वो जो बिल्डिंग है उसका जो टाइटल है दैट मींस ओनरशिप का जो टाइटल है दैट इज इन डिस्प्यूट, होता है ना कई बार विवादित जमीनें होती हैं। फॉर एग्जांपल ए उसमें रह रहा था, अचानक बी किसी दिन आता और बोलता है ये जमीन मेरा है। आप देखे होंगे ऐसे बहुत सारे केस होंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, बी केस कर देता है ए के खिलाफ। अब वो जो टाइटल है वो क्या हुआ, डिस्प्यूट में चला गया। तो इस केस में ओनरशिप हम किसको मानेंगे, ओनर कौन है? तो हमारा ये सेक्शन कहता है कि अगर टाइटल डिस्प्यूट में है और कोर्ट का डिसीजन अभी फाइनल नहीं आया है, सो फॉर द टाइमिंग जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अगर ए को ओनर समझता है तो वो ए टैक्स देगा उस पे। सो ए विल बी दी ओनर। अगर वो बी को ओनर समझता है तो बी विल बी ओनर। सो डिसीजन ऑफ इनकम टैक्स विल अप्लाई अंटिल, कब तक वो डिसीजन अप्लाई होगा, अंटिल द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट कम्स। ठीक है, तो ओनरशिप के बारे में हमारे पास ये 6 पॉइंट है। पहला क्या है, आपके पास जो ओनर होगा उसके पास लीगल राइट होना चाहिए टू रिसीव द रेंट ऑफ विच ही इज इन पोजीशन। सेकंड क्या कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड, सेल डीड होना जरूरी नहीं है। अगर आप ओनरशिप उसके ओनरशिप में है और आपके पास लीगल राइट है उसको लेने के लिए, हो सकता है कि आपने बिल्डिंग खरीद ली लेकिन सेल डीड अभी तक नहीं बन पाया, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके हिसाब से आप उसके ओनर मान लिए जाएंगे। तो वही एक्ट को यहां भी अप्लाई किया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप जो है वो सेक्शन 27 में देखेंगे वो क्या होता है। अभी तक आप मान लीजिए डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, ओके, अज्यूम। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है आपका, सॉरी फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन व्हिच द बिल्डिंग स्टैंड्स। से फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट खरीदा था, जो हमने एग्जांपल लिया, जमीन किसी और की है, जमीन का मालिक ए है, फ्लैट बी का है, तो उस केस में अगर कोई बोलता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है बी को देना पड़ेगा क्योंकि वो जमीन उसकी है, तो ना, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे क्या बोला गया है कि भले ही वो लैंड किसी का हो, अगर बिल्डिंग आपकी ओनरशिप में है तो आप ही उसका जो, अगर उस बिल्डिंग से फिर कोई इनकम आता है तो उसके ओनरशिप आप कहलाएंगे और आप पे ही टैक्सेबल होगा। ओके, फिफ्थ क्या है, प्रीवियस ईयर इज रेलेवेंट फॉर सीइंग दी और डिटरमाइनिंग दी ओनरशिप। हम जब भी ओनरशिप डिटरमाइन करेंगे हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो एसएससी ओनर था या नहीं था, अगर था तो बस कहानी खत्म, असेसमेंट ईयर में वो है या नहीं ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अब अगर टाइटल डिस्प्यूट में, ओनरशिप का टाइटल डिस्प्यूट है, ए और बी के बीच झगड़ा हो गया, ए कहता है कि ये मेरी बिल्डिंग है, बी कहता है ये मेरा बिल्डिंग है, अब इस केस में क्या होगा, कोर्ट में चला गया ये केस, अब कोर्ट का डिसीजन नहीं आ रहा है, तो सेक्शन 22 क्या बोलता है ओनरशिप के लिए कि जब तक फाइनल डिसीजन कोर्ट से नहीं आता है तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर आएगा वो जो डिसीजन लेगा दैट विल बी प्रेवेलेंट। अगर वो ए को ओनर मानता है तो ओके, वेल एंड गुड, ए विल बी द ओनर, इफ ही कंसीडर बी एज ओनर देन बी विल बी द ओनर एंड ही विल पे द टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो ओनरशिप हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, एक चीज देखिए, ओनरशिप में हमने क्या देखा था कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है दैट इज रेलेवेंट, ठीक है। अब देखिए अगर अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स रेंट रहता है, से फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर हमारा 15-16 में ए के पास एक बिल्डिंग थी, यहां से रेंट रिसीव करना था, ओनर जो है हमारा ए है, 15-16 में जो रेंट ड्यू पड़ गया था, से फॉर एग्जांपल 1000 ड्यू था, वो रिकवर नहीं हो पाया था, 16-17 में 2000 था, ठीक है। उसके बाद 17-18 का जो प्रीवियस ईयर आया, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा 18-19, तो 18-19 असेसमेंट ईयर में हम देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है। अब अचानक क्या होता है, इस किराएदार का मन परिवर्तन हो जाता है, ये किराएदार बोलता है अरे मैं, वो तो मेरे से, मेरे जो मालिक थे रूम के बीच जिससे मैं रूम रेंट पे लिया था, वो मेरे से पैसे पा रहे हैं, मुझे पैसा दे देना होगा। तो ये क्या कहते हैं 3000 बकाया था, तो 3000 का यहाँ पेमेंट हो जाता है। अब देखो 3000 का पेमेंट हो गया, 17-18 में क्या था, ए ने ये बिल्डिंग बी को बेच दिया, दैट मींस इस साल बी जो है इसका ओनर है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट क्या था कि प्रीवियस ईयर का जो आपका ओनरशिप है वो रेलेवेंट है, असेसमेंट ईयर का ओनरशिप रेलेवेंट नहीं है, तो ठीक है। अब यहाँ पे जब 3000 रुपए रिसीव होता है ए को, तो ये बोलता है कि अरे अकॉर्डिंग टू एक्ट ओनरशिप में ये कहा गया है कि प्रीवियस ईयर में जो ओनर होगा वो टैक्स देगा, मैं क्यों टैक्स दूं, क्योंकि 17-18 का जो प्रीवियस ईयर है वहां पे मैंने लैंड जो बिल्डिंग है वो बी को बेच दिया, अब बी जाने। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला अच्छा बेटा पैसा बचाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर अनरियलाइज्ड रेंट या फिर अरियर रेंट रिसीव होता है इन द सब्सीक्वेंट ईयर, तो हमारा प्रीवियस ईयर का ओनरशिप रेलेवेंट नहीं रखेगा, इट इज नॉट रेलेवेंट। अच्छा, अगर ये रेलेवेंट नहीं होगा तो अब क्या होगा, तो अब जब प्रीवियस ईयर का ओनरशिप रेलेवेंट है ही नहीं, तो जो बंदा ओनर था एक्चुअल में उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ए बोला अरे मैं तो फंस गया, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पे नोट क्या करना है ओनरशिप में कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट या फिर अरियर्स रेंट रिसीव्ड होता है इन द सब्सिक्वेंट ईयर, देन द ओनरशिप इन द प्रीवियस ईयर इज नॉट रेलेवेंट फॉर दैट केस, एंड द पर्सन टू whom that amount was due, in our case it is A, and A has received, although he is not owner in the previous year, then
have to pay the tax in the assessment year of 1890 because प्रीवियस ईयर का ओनरशिप यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है आपका, वो किस यूज में अगर है तो हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बिल्डिंग बहुत सारे पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, आप उसमें खुद रह सकते हैं, आप किराए पे दे सकते हैं, और आप उसमें अपना ऑफिस खोल सकते हैं, आप अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोफेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने घर को नीचे क्या करूं, कोचिंग सेंटर खोल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने अपने प्रोफेशन के लिए यूज किया। सो इन दैट केस बहुत सारे यूज है हमारे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया, जो सेक्शन 22 है हमारा, जो चार्जिंग सेक्शन है, वो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी के लिए आप प्रॉपर्टी को आप एनी पर्पस के लिए यूज करें, किसी भी पर्पस के लिए। यू कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस अदर देन, अच्छा अदर देन क्या है, अदर देन other than for carrying out any activities related to business or profession of the owner। अगर कोई वो बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो वो जो इनकम अर्न करेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं होगा। दैट इनकम विल बी चार्ज अंडर द हेड व्हाट, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दिस इज वन ऑफ द हेड, ओके, हेड्स ऑफ इनकम, यहां पे वो चार्ज होगा। ठीक है, ओके, चलो यहां तक तो हमें क्लियर है। चलो एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, चलो अब फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ये जो है आपका डिफाइंड कहां है, सेक्शन 23 में। हम देखेंगे आगे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आप क्या डिडक्ट करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, कौन सा टैक्स लेस होगा, द टैक्स, ये पेड बेसिस पे होता है सबसे पहला बात, एक्रूअल बेसिस नहीं होता है। जितना आप पे किए उतना ही आपको यहाँ पे डिडक्शन में अलाउड होगा। सो म्युनिसिपल टैक्स जो है वो आपका पेड बेसिस पे है एंड पेड बाय, कौन पे करेगा, या तो किराएदार पे कर सकता है या फिर जो असेसी है या फिर मींस जो ओनर है वो पे कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया अगर किराएदार पे किया तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पे करते हैं तो आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। सो पेड बेसिस होगा एंड पेड बाय एसएससी। अच्छा, चलो ये कुछ अमाउंट था, ये भी कुछ अमाउंट था। तो इसको जब आप लेस करते हैं तो आपका आता है नेट एनुअल वैल्यू। ओके, दिस वन इज नेट एनुअल वैल्यू। फर्दर आपको डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24। देखिए सेक्शन 24 में आपके पास दो डिडक्शन अलाउड है। पहला डिडक्शन क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये क्या कहते हैं? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% आपको डिडक्शन में आपके पास अलाउड है। दूसरा डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन borrowed कैपिटल। जो फाइनल बैलेंस है वो आपका होगा इनकम फ्रॉम हाउस। तो अब यहां देखते हैं सबसे पहले क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हम अभी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 23 में वो डिफाइन है। अभी तक हम सेक्शन 22 देख रहे थे, इसके बाद सेक्शन 23 देखना है। उसके बाद क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स। जो आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे एंड दैट विल बी ऑन पेड बेसिस। एक्चुअल बेसिस यहाँ पे नहीं है, पेड बेसिस पे ये आपका होगा। और वही टैक्स जो एसएससी पे कर रहा है, अगर आपका टेनांट पे कर रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड फॉर द डिडक्शन। ओके, इसके बाद तो क्या हो जाएगा? आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा। अब नेट एनुअल वैल्यू में आपके पास दो डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 24। 23 क्या हो गया आपका? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 22 क्या था? आपका चार्जिंग सेक्शन था, वो बता रहा था कि चार्ज किस पे लगेगा, हु इज लायबल टू पे द टैक्स। 23 क्या बताता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 24 सेक्शन आपका क्या बताता है? वो दो डिडक्शन जो आप नेट एनुअल वैल्यू पे अलाउ कर सकते हैं। सो देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A क्या बोल रहा है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसमें से भी 30% आप डिडक्ट कर दो, उस पे भी टैक्स आपको नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये जो है ये आपका सेक्शन 24B है। बोरोड कैपिटल मतलब हो सकता है आपने लोन लिया था बिल्डिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर रिपेयर्स करने के लिए आपने लोन ले रखा है, ये आपके खर्चे हैं, तो ये अलाउड है, तो यहां से ये डिडक्ट होगा। उसके बाद जो बैलेंस आएगा दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, तो अब देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मेट क्लियर है आपको? एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट वी विल डिस्कस, इट इज अंडर सेक्शन 23 less municipal tax and it is on paid basis and paid by the assessee। दोनों इसको लेस करेंगे, क्या आएगा आपका? नेट एनुअल वैल्यू। फर्दर the assessee is allowed for two deduction under section 24। 24A is what? 30% of NAV and 24B is interest on borrowed capital and the balance figure is income from house property and that is taxable। ये फिर हम क्या देखेंगे? अगर यहाँ पे लॉस होता है तो वो सेटअप होगा, आगे को देखा जाएगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है, दो केस पकड़ते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 में आप क्या कर रहे हैं? उस बिल्डिंग में खुद रह रहे हैं, इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, केस 2 क्या बोलता है? केस 2 जो है आपका दैट इज इट इज रेंटेड और लेट आउट। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 23। ठीक है, तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रेंटेड और लेट आउट। अब यहां पे देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 23 कहता है अगर कोई बिल्डिंग खुद रहने के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज इट इज बीइंग सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नील।
होगा, नील होगा। इतना आप समझ लो। अगर वो रेंटेड है तो फिर क्या कहानी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील है, समझ गए। रेंटेड में कैलकुलेशन है, देखते हैं कि कैसे कंसीडर किया जाता है। तो रेंटेड प्रॉपर्टी का हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए, किसी भी बिल्डिंग के 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है म्युनिसिपल वैल्यू, ओके वी विल डिस्कस। एक होता है आपका फेयर रेंट, अच्छा। एक होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट, अच्छा। और एक होता है आपका एक्चुअल रेंट, ओके ठीक। चलो पहले देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, किसी भी बिल्डिंग को जो लोकल अथॉरिटी है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर जो भी लोकल अथॉरिटी हु इज इन चार्ज ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वो एक वैल्यूएशन करती है। उनके हिसाब से भी उस बिल्डिंग का कुछ वैल्यू होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जाकर बोलिए कि मेरी बिल्डिंग 20 लाख की है, म्युनिसिपल वैल्यू वाला वैसे आप पे विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है आपका बिल्डिंग 20 लाख का हो सकता है कम हो या उससे ज्यादा हो, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू हमने समझ गए। अब फेयर रेंट क्या है, फेयर रेंट कहने का मतलब है कि वैसा ही बिल्डिंग का आसपास में किराया कितना चल रहा है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी, जैसे सिलीगुड़ी में हम रहते हैं तो यहाँ पे क्या है 2 BHK फ्लैट है, तो औसतन उसका रेंट कितना होता है 8 to 10,000 रुपीज, ठीक है। तो फेयर रेंट क्या होगा, वैसा ही सेम बिल्डिंग सेम यूनिट कितने रेंट पे मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट जो है ये कुछ सिटीज में एप्लीकेबल होता है। जो हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट है उस उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट सिटीज में एक पैरामीटर सेट किया है रेंट के लिए। उनका कहना है कि इस बिल्डिंग का रेंट इतना हो सकता है, अप टू मैक्सिमम इतना। से फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है जहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं लोगों के एम्प्लॉयमेंट के, तो वहां पे क्या होगा, उस बिल्डिंग का रेंट बढ़ जाएगा, वहां पे प्रॉपर्टीज के जो प्राइसेस है वो शूट अप होंगे। तो उस केस में क्या होता है, रेंट बहुत राइज होने लगता है। देन व्हाट हैपेंस, एक आम आदमी के लिए रेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट आता है, वो कहते हैं कि नो यू आर ओनली अलाउड टू चार्ज दिस मच ऑफ रेंट। तो यही वो स्टैंडर्ड रेंट है। अब एक्चुअल रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट इज द रेंट दैट यू रिसीव, जो एक्चुअली में आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ए के पास एक बिल्डिंग था जो वो रेंट पे बी को दे रखा है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू वाले बोले, म्युनिसिपल जो आपकी लोकल अथॉरिटी है उनके हिसाब से उस बिल्डिंग का वैल्यू जो है 2 लाख है। अच्छा 2 लाख क्या है पर एनम, ओके ईयर एंड पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ठीक। फेयर रेंट, सेम बिल्डिंग आपके आसपास में 2.5 लाख पर एनम पे अवेलेबल है। अच्छा स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट वाले ने उस बिल्डिंग के वैसे टाइप को बिल्डिंग का रेंट जो है 2,30,000 पर एनम दे रखा है, ओके। अब आप जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली में 12,000 पर मंथ है। दैट मींस एक साल में आप कितना रेंट रिसीव किए 2,40,000, 12,000 into 12 सॉरी इसको आप 12 छोड़िए, इसको आप 20,000, तो जब आपका 20,000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,40,000 पर एनम। तो सेक्शन 23 में अगर रेंटेड लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास कितने कंपोनेंट है 1 2 3 4 कंपोनेंट हो सकता है 4 ना हो 3 दिया हो, ऐसे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। मैक्सिमम ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स में पहला म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है एंड एक्चुअल रेंट है, ओके। तो जो सबसे पहला काम आप करेंगे जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू।
इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में जो सबसे हायर है उसी को आपको लेना है। दैट मीन्स व्हाट वी विल टेक, हायर ऑफ 1 एंड 2। अच्छा कितना है, 2,50,000, दैट मीन्स 2,50,000, 2,50,000। अच्छा अब आपको क्या देखना है, आपके जो सिटी में है वहां पे रेंट का 2 लाख वाले क्या बोल दिए थे कि आपका स्टैंडर्ड रेंट जो है 2,30,000 ही है, उससे ज्यादा नहीं है, परमिसिबल नहीं है। तो यहाँ भी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, दोनों में जो सबसे हायर होगा उसको कंसीडर करेंगे, हायर ऑफ 1 and 2 दैट इज 2,50,000, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट तक ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको। तो कितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 2,30,000 दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट। सो इन दिस केस जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा आता है एक्सपेक्टेड रेंट कितना, 2.5 लाख तो आपका हायर आ गया, स्टैंडर्ड रेट आपको 2,30,000 बोला हुआ है, ठीक है। तो आप रेस्ट्रिक्ट कहां तक होंगे, स्टैंडर्ड रेंट तक। सेक्शन 23 हमारा क्या बोलता है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। सो स्टैंडर्ड रेंट इज 2,30,000, सो एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 2,30,000। अब से फॉर एग्जांपल हमारा स्टैंडर्ड रेंट जो था वो 3 लाख था, ये 2.5 लाख था। अब इस केस में क्या होता है, अगर आपका हायर ऑफ 1 into 2,50,000 आया और स्टैंडर्ड रेट आपको 3 लाख पर एनम दिया हुआ है, सो यू कैन टेक योरसेल्फ टू 3 लाख, बट आपके पास हायर कितना आया था, 2,50,000 रुपए, और हमारा वही कहता है कि स्टैंडर्ड रेट तक आप जा सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट होता है वो कितना होता है, 2,50,000। लेकिन हमारे इस केस में क्या होगा, 2,30,000, क्योंकि हमारा हायर ऑफ 1 and 2 कितना है, 2,50,000, स्टैंडर्ड रेट इज 2,30,000 and we are restricted upon this, so we will take 2,30,000। ओके चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एक्चुअल रेंट इज 2,40,000। अब इन दोनों में कंपेयर करना और किस वैल्यू को अब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे वो अब डिटरमाइन होगा। तो अब देखिए दो केस हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, केस 1 होगा आपका इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। अगर ये केस है, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन टेक एक्सपेक्टेड रेंट एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इफ योर एक्चुअल रेंट received is greater than expected rent, then you will take gross annual value as the balance of expected rent। ठीक है, अगर हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, हो सकता है ना, अगर कम है तो इसमें हम दो केस में जाएंगे, 2 डिफरेंट केस है हमारे पास। अगर ये ड्यू टू वैकेंसी, बिल्डिंग खाली रहने की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, देन इन दैट केस क्या होगा, जो एक्चुअल रेंट है दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ये खाली रहने का वजह के छोड़ के कोई और रीजन था, एनी अदर रीजन, किसी और रीजन की वजह से, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। यहाँ क्या है, एक बिल्डिंग है, सबसे पहला केस क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ देखना ही नहीं है, वहां पे सीधी सी बात है, वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका नील हो जाएगा। ओके, अब केस जब लेट आउट प्रॉपर्टी का, जब आप उसको रेंट पे दे दे रहे हैं, तब उससे जो इनकम आ रहा है उसमें हम कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, दैट इज द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड हियर। सो सेक्शन 23 क्या बोलता है, सेक्शन 23 बोलता है अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपके पास ये 5 कंपोनेंट है, 3 से 5, 4 से 5 कंपोनेंट। इसमें क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है एंड एक्चुअल रेंट। एक्सक्यूज मी, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख पर एनम दिया हुआ था,
फेयर रेंट 2,50,000 पर एनम दिया है। अब सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो म्युनिसिपल और फेयर रेंट में जो सबसे हायर है उसको कंसीडर करेंगे। सो इन दिस केस 2 लाख is our municipal value, 2,50,000 is our fair rent, and so higher of 1 and 2 will be 2,50,000. Okay, now standard rent। अब एक रेंट कंट्रोल एक्ट होगा, वहां पे स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा 2,50,000। इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन देन यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट लिमिट। ओके, इन आवर केस higher of municipal and fair is 2,50,000, but standard rent is given 2,30,000 per annum, so we have to restrict ourselves up to 2,30,000. so जब हम restrict कर दिए तो हमारा expected rent कितना हो जा रहा है 2,30,000। अब actual rent कितना है 2,40,000। if actual rent is greater than expected rent, अगर actual rent आपका ज्यादा आ रहा है expected rent से तो कोई बात नहीं, आप खुद सरकार को बोल रहे हो मैंने ज्यादा पैसा रिसीव किया, तो सरकार थोड़ी ना बोलेगी कि रुक जा बेटे तू कम टैक्स दे, मैं तेरे क्योंकि आप तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कम आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो सरकार बोली बहुत अच्छी बात है, बहुत जागरूक इंसान हो, तुम बता रहे हो मेरे को कि तुम्हारा इनकम ज्यादा है, अच्छी बात है। तो अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो आपको एक्चुअल रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करना है। ठीक है, अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम आ जाता है, कम आने से हमें दो बातें देखनी है, क्या वो वैकेंसी की वजह से थी या फिर कोई और वजह थी। अगर वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट से, देन टेक एक्चुअल रेंट एज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और कोई अदर रीजन है तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। इतने आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सर एक क्वेश्चन करवा देते तो अच्छा होता, आप सोच रहे होंगे। ठीक है, करवा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास। राम जो है बिल्डिंग ओन करता है, उसको वो रेंट पे दे के रखा है, किसको, लक्ष्मण को। राम ने जो है रेंट पे अपना बिल्डिंग लक्ष्मण को दे दिया है। सो दिस इज द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तीन प्रॉपर्टी है, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि कितना इनकम आ रहा है हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री से। ओके, यहाँ आपका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। एमवी इज व्हाट, म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर इज फेयर रेंट, एसआर इज स्टैंडर्ड रेंट एंड एआर इज एक्चुअल रेंट। ओके, लेकिन ये आज शॉर्टकट आपको एग्जाम में आपके आंसर स्क्रिप्ट में यूज नहीं करना है, ये फॉर दी स्टडी पर्पस हम ऐसे ही कैलकुलेशन या फिर कम लिखना पड़े इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 23 हमें क्या बोला था कि सबसे पहले तो भाई तुम म्युनिसिपल और फेयर रेंट को कंपेयर करो। ठीक है, हम वही करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हायर ऑफ एमवी एंड एफआर, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड एफआर को देखना है। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या आएगा, 80,000 इज म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट इज 90,000, सो हायर इज
90,000। सिमिलरली 55 और 60 में 60 सब बड़ा है, 65 और 65 में भी आर इंडिफरेंस 65,000। ओके, अब स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, हाउस वन का नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल है, हाउस टू का 75,000 एंड हाउस थ्री का 58,000। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा, ये जो हमारा पहला आया वो, बट रेस्ट्रिक्टेड टू एसआर। ओके, फर्स्ट हाउस में देखिए हायर ऑफ एमबी एंड एफआर इज व्हाट 90,000, एसआर रेंट कुछ दिया है, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं गिवन है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, सो यू आर फ्री, यू डोंट हैव एनी लिमिट, सो 90,000 विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हायर ऑफ एमबी एंड एफआर इज 60,000, बट स्टैंडर्ड रेंट इज कितना 75,000। आप 75,000 तक जा सकते थे, बट आपका हायर कितना आया 60,000 आया, तो आप यहाँ पे 60,000 को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाउस थ्री में क्या है, हायर 65,000 आया है, बट स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है 58,000। यू आर रेस्ट्रिक्टेड नाउ अप टू व्हाट 58,000। सो 65,000 तो आपका कैलकुलेशन आया हायर, बट आप रेस्ट्रिक्ट 58 पर हो जाएंगे। सो एक्सपेक्टेड रेट आपका कितना होगा 58,000। ओके, अब देखो एक्चुअल रेंट कितना है, हाउस वन से हमें 72,000 आया, हाउस वन से, हाउस टू से भी 70,000 एंड हाउस थ्री से 60,000। सो नाउ अब जीएबी देखो क्या हो रहा है, अब देखो इस केस में क्या है, विच वन इज हायर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट इज सॉरी एक्चुअल रेंट इज लेसर देन एक्सपेक्टेड रेंट। इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, इस केस में भी क्या हो रहा है, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें तो एक बात पता थी, अगर एक्चुअल रेंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ रहा है तो वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। यहाँ पे एक्चुअल रेंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, सो एक्चुअल रेंट इज आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज 72,000, यहाँ पे 60,000। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या है, एआर हमारा कम आया है, तो जब कम आएगा तो हमें क्या करना है, चेक करना है वो क्या वैकेंसी के वजह से थी या फिर कोई और रीजन था। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये वैकेंसी के वजह से ही है, it is given that AR is lesser than expected rate due to vacancy, ये आपका दिया रहेगा। तो अगर कम होगा तो क्या होगा, AR ही आपका GAB आएगा। सो व्हाट इज इट 72,000। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आप उस बिल्डिंग में खुद रह रहे हैं तो कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं है एनुअल वैल्यू, वो सीधा नील होगा। ठीक है, आप तो कुछ रिसीव भी नहीं कर रहे हैं ना, वो उसमें आप खुद रह रहे हैं, सो इट इज नील। बट अगर वो लेट आउट है सॉरी, अगर वो लेट आउट है तो सेक्शन 23 हमारा कैलकुलेशन बताता है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या है, एमबी और एफआर म्युनिसिपल और फेयर रेंट में जो सबसे हायर होगा उसको लेंगे, बट रिस्ट्रिक्टेड अप टू व्हाट स्टैंडर्ड रेंट, यही हमारा क्या एक्सपेक्टेड रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट इज व्हाट, एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ व्हाट म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रिस्ट्रिक्टेड अप टू स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा है उसको ले लेंगे, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट तक हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट हमारा नहीं दिया हुआ है तो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है, अगर दिया हुआ है तो रिस्ट्रिक्ट हो जाना है, जैसा केस रहेगा वैसा हम लेंगे, तो वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद दो केसेस हमें दिख सकती हैं। एक केस क्या होगा कि एक्चुअल रेंट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से क्या है ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो कुछ नहीं करना, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। और अगर लेजर है, एक्चुअल रेंट हमारा कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि वो क्या वैकेंसी की वजह से कम थी या कोई और रीजन था। अगर वैकेंसी की वजह से कम है तो जो आपका
एक्चुअल रेंट है वही आपका क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और कोई और रीजन था अदर देन वैकेंसी तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा। सो आई होप यहां तक आप समझ गए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले देखा वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसमें हमने क्या सीखा, सेक्शन 22 से 27 तक ये एक्सटेंड करता है। सेक्शन 22 क्या है, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है, और ये क्या कहता है सेक्शन 22, section 22 states that the annual value of any property comprising of any building or land appertaining thereto of which the assessee is the owner shall be taxable under the head income from house property। ठीक है, मतलब जो भी एनुअल वैल्यू होगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी से अगर और हम उसके ओनर हैं, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, हम लायबल हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज आवर सेक्शन 22। और क्या था इसमें, बिल्डिंग क्या हो सकता है, इट में भी यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, गैराज हो सकता है, एक्सेट्रा। लैंड अपॉर्टेनेंट क्या है, लैंड अपॉर्टेनेंट जो है वो आपका लैंड रिलेटेड टू दैट बिल्डिंग, ये समझिए, नॉट बिल्डिंग रिलेटेड टू दैट लैंड, ठीक है ना। मतलब हो सकता है ना ये एक बिल्डिंग है, यहाँ इसका लॉन, ठीक है, तो ये लैंड रिलेटेड टू दिस बिल्डिंग। रिलेशन कभी भी कैसे बताया जाता है, बड़ों से छोटों के बीच, उस बड़े से ये छोटा रिलेटेड है, ऐसा ही होता है ना। जनरली क्या होता है, आप जब जाते हैं तो क्या होता है, पहले आपके पापा के नाम से आपको जाना जाता है, यही चीज है, क्योंकि आपके पापा आपसे बड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे वही होता है, ये बिल्डिंग है, सो लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू, जो लैंड इस बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। अब यही केस को अगर हम बदल दें, ये एक बड़ा सा प्लॉट था, लैंड था, ये एक बिल्डिंग है, अब क्या होगा, दिस बिल्डिंग इज रिलेटेड टू दिस लैंड, अब लैंड बड़ा हो गया ना हमारा, सो दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, द लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू, building and the land appertaining thereto of which the assessee is the owner shall be taxable under the head income from house property। okay, बिल्डिंग देख लिए, लैंड देख लिए। अब दूसरा जो है वो है हमारा ओनरशिप। ओनरशिप क्या कहता है, the assessee shall be the owner, अगर assessee ही ओनर है then he is liable to pay tax under the head income from house property, if not that he is not liable। okay, और क्या है इसमें, दूसरा है कि सेल डीड का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल डीड जरूरी नहीं कि उसके पास सेल डीड हो, ठीक है। अब और एक चीज क्या था इसमें, हम क्या देखे थे कि एक डीम्ड ओनर है, डीम्ड ओनर हम सेक्शन 27 में देखेंगे, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम वो सारे सेक्शन को कंसीडर करते जाएंगे, एक ही बार सारा सेक्शन बता देना हौच पौच हो जाएगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे सही से। तो जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आगे सारे सेक्शंस को कंसीडर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अगर कोई भी टाइटल, ओनरशिप का टाइटल डिस्प्यूट में है तो क्या होगा, अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आया तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको ओनर मानेगा वही असेसी कहलाएगा, एंड ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स। और अगर कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया फिर तो वेल एंड गुड, जिसको कोर्ट ओनर कहेगा वही ओनर हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमने ओनरशिप भी देख लिया। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टी का यूज। प्रॉपर्टी का यूज क्या के लिए हो जाना चाहिए, फॉर एनी पर्पस अदर देन योर प्रोफेशन दैट यू आर कैरिंग आउट। अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका तो सीधी सी बात है ना, इनकम कहाँ जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, अच्छा, ओनरशिप में और क्या था, अनरियलाइज्ड लैंड, जिसमें हमने एक पॉइंट छूट गया हमारा, क्या था कि जो ओनरशिप है वो हम किस में देखेंगे, प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में आप ओनर हैं या नहीं है, दैट इज रेलेवेंट फॉर द कंसीडरेशन। असेसमेंट ईयर में आपका होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है। असेसमेंट ईयर में आप ओनर रहे नहीं रहे, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। प्रीवियस ईयर में आप ओनर थे, आप टैक्स दीजिए इस असेसमेंट ईयर में, ठीक है। इससे रिलेटेड और एक क्या था, अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का, पहले बीते हुए सालों का कोई किराएदार था जिसका मन परिवर्तन हुआ था, याद कीजिए, वो अब किराया दे रहा है, लेकिन जिस साल दे रहा है उस साल के असेसमेंट ईयर में आप, या फिर उस साल के प्रीवियस ईयर में आप ओनर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ओनरशिप में तो इन्होंने कहा था कि प्रीवियस ईयर में अगर आप ओनर हैं देन ओनली यू आर लायबल टू पे टैक्स फ्रॉम दैट इनकम। अब इस केस में क्या है, जिस प्रीवियस ईयर में वो इनकम मिल रहा है
जो आपका एरियर्स था, जिस प्रीवियस ईयर में आप रिसीव कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में आप ओनर नहीं हो, कोई और ओनर हो गया है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये रूल दिया कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो रहा है, रियलाइज हो रहा है या फिर एरियर रिसीव आप कर रहे हैं, सो इन दैट केस ओनरशिप इन द प्रीवियस ईयर इज नॉट रेलेवेंट। जो उस दौरान ओनर था, मींस जिसके हथे वो प्रीवियस ईयर का रेंट्स है, वही उस पे टैक्स देगा। ठीक है, ये हम समझ रहे। उसके बाद हम किस में आए थे? उसके बाद हम आए थे सेक्शन 23 जो आपका एनुअल वैल्यू से, एनुअल वैल्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो वो क्या बोलता है, एनुअल वैल्यू क्या हो सकता है। अब उन्होंने कहा कि देखो बेटा, दो केस होगा, या तो तुम उस बिल्डिंग में खुद रह रहे होगे या आप किराए पे दिए होगे। अगर आप उस पे खुद रह रहे हैं देन इन दैट केस द एनुअल वैल्यू विल बी नील, कुछ नहीं करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज योर एनुअल वैल्यू विल बी नील। बट इफ इट इज लेट आउट, अगर आपको किराए पे दे दिए हैं तो अब कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा? वो कैलकुलेशन सिर्फ तुम्हारे डेटा पे नहीं होगा, डेटा ऑफ लोकल अथॉरिटी चाहिए, नियर बाय एरियाज में कैसा रेंट है। तो क्या था हमारे पास, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, ये सब था। एक्सपेक्टेड रेंट हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते थे? सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को आप कंपेयर कीजिए। दोनों में जो सबसे हायर होगा उसको आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। फिर आपको क्या देखना था, स्टैंडर्ड रेंट। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट तक आपको रिस्ट्रिक्ट होना है। अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है, सॉरी आपको गिवन नहीं है, देन इन दैट केस हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, बट इन केस देयर इज स्टैंडर्ड रेंट देन expected rent is what, higher of municipal value and fair rent but restricted up to standard rent। इतना समझ गए हम। एक्सपेक्टेड रेंट आ जाना है हमारा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम एक्चुअल रेंट से उसको कंपेयर करेंगे कि कितना हमें रिसीव किया। अब जब आप एक्चुअल रेंट से एक्चुअल रेंट को आप एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे तो आपके पास दो केसेस आएंगे। पहला केस क्या होगा, आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आएगा, यही होगा ना। तो जब ज्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट को ही आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। अगर आपका दूसरा केस, अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है तो अब आपको देखना है कि क्या वो वैकेंसी की वजह से थी या किसी और वजह से थी। अगर वो वैकेंसी की वजह से है देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी व्हाट, एक्चुअल रेंट। अगर वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो actual rent is your gross annual value, but if actual rent is lesser than expected rent not because of vacancy then in that case जो expected rent है वही आपका क्या होगा, gross annual value। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अगर हो सकता है actual rent and your expected rent is equal, हमने तो कहा दो केस, तीन केस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल में लेजर या फिर ग्रेटर हो सकता है। लेजर ग्रेटर देखिए, इक्वल नहीं देखिए। तो देखो इक्वल होने से तो आपका इंडिफरेंस है ना, कुछ भी लीजिए, आपका डेटा सरकार के वहां से डेटा दोनों क्या बराबर है, तो उसमें काहे का डिस्प्यूट, इक्वल है तो किसी को मान लो वही मनाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हमने आज यहाँ तक देखा। आई होप आप समझ रहे होंगे लेक्चर्स को, और जो आपको दिक्कतें हैं या फिर जो अभी तक हमने जो पढ़ा इससे जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।